हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए एक नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं। खोज डॉल ये मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी होने वाली है, तो आई होप आपको ये पसंद आए। एंड देन लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। 3000 ओल्ड पैलेस, जिसे हाल ही में एक्सप्लोर किया जा रहा है एंड रिजल्ट टीम को काफ़ी सारे सीक्रेट ट्रेजर भी मिले हैं, जिसे ज़मीन से खोद कर निकाला जा रहा था, जिसमें से एक काफ़ी सस्पिशियस वुडन बॉक्स मिलता है। उस वुडन बॉक्स को काफ़ी अच्छे से सील करके रखा था, चेन से कपड़े से काफ़ी सारे सामान भी लगे थे, साथ में एक वार्निंग भी थी, डोंट ओपन दिस। पर लोग मानते कहाँ हैं, जो चीज़ के लिए मना किया जाए वो जब करने में तो मज़े ही कुछ और है। वैसे उसे ओपन करने के बाद भी कुछ बुरा नहीं होता, बस जोरदार बिजली रखती है, आसमान में घनघोर काले बादल छा जाते हैं, मौसम की चेंज होने की वजह से वहाँ उधर पुधर मच जाती है। पर ऐसा उस बॉक्स में था क्या जो पूरा मौसम को उसने छिला के रख दिया। वैसे उस बॉक्स में उन लोगों को कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ कुछ कपड़े थे और एक मिस्टीरियस डॉल। इन सारी चीज़ों को भी वो सभी संभाल कर रखते हैं, और बारिश होने की वजह से वो सभी अपना काम रोककर वहाँ से जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के अंदर एक शॉट बुरी तरह से साइन करने लगी थी। जो लोग उसके करीब थे वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और अचानक से वो शॉट काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। और ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक 14 ईयर्स ओल्ड बॉय पानी में चपाचप दौड़ता हुआ अपने घर को निकल रहा था। वो पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। अंत में वो गिर जाता है। उसे अपने नीज पर थोड़ी चोट भी आती है, मगर वो उठकर फिर वापस दौड़ने लगता है, और अपनी इस बुरी कंडीशन के साथ वो अपने घर पर पहुंचता है और टायर फिट करता हुआ कहता है, फाइनली आई एम कम बैक माई होम। हाँ मॉम, वेयर आर यू? आई एम स्टिल हंग्री। ऐसा कहकर वो अंदर आ चुका था। तो फिर विंग की मदर उसके सामने आकर कहती है, ओ गॉड, तुम कितनी बुरी तरीके से भीग चुके हो, तुम तो कहीं रुक नहीं सकते थे सिली बॉय। ऐसा कहते हुए उसके बालों को टॉवेल से पोंछे थी। तो फिर विंग कहने लगता है, मॉम डोंट कॉल मी सिली बॉय, आई एम स्मार्ट एंड बाय द वे आई एम स्टिल हंग्री। सो विंग की मदर पहले तो उसे चेंज करके आने को कहती है, और फिर वो विंग के लिए फूड प्रिपेयर करने लगती है। विंग डाइनिंग टेबल में आकर देखता है तो हॉट पॉट देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मज़े से अपने फूड को एंजॉय करने लगता है। विंग की मदर भी उसे देखकर स्माइल करने लगती है। विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जहाँ उसके मॉम और डैड दोनों ही काम करते हैं। उसकी मॉम एक ब्यूटिशियन है, तो वहीं उसके डैड एक टीचर है, और विंग उनका एक लौटा चाइल्ड है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। और इनकी ये लाइफ काफ़ी पीसफुल चल रही थी। आज विंग अपनी बाइसिकल से स्कूल से घर वापस लौट रहा था, तभी उसके सामने एक डॉल आ जाती है, जिसके कारण विंग अपनी बाइसिकल रुक चुका था। एंड देन वो अपनी बाइसिकल से उतरकर उस डॉल को उठाता है जो गंदी हो चुकी थी। न जाने उस डॉल में विंग को क्या दिखता है। वो उस डॉल को अपने साथ ले जाता है एंड उसे अपने घर लाकर उसे अच्छे से वॉश करता है, और उसे वॉश करने के बाद वो डॉल तो काफ़ी ब्रांड न्यू जैसे हो गई थी। वो दिखने में काफ़ी क्यूट और सॉफ्ट सी थी। विंग को तो वो डॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी, और वो बस उस डॉल को घूरे जा रहा था। अचानक ही उसकी आइज साइन करने लगती है, और फिर उस डॉल के भी आइज का रंग बदलने लगता है। ऐसा लग रहा था विंग पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका है। पर तभी उसकी मॉम की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद विंग होश में आता है, और वो अपनी डॉल को छोड़कर अपने मॉम के पास चला जाता है। डिनर के बाद विंग जब सोने के लिए अपने रूम में आता है, तो उस डॉल को लेकर ही वो सोता है। एंड उसके बाद से विंग ने तो उस डॉल को हर जगह रखना शुरू कर दिया था। वो उस डॉल से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो उस डॉल को कहीं भी छोड़ता नहीं था। वो इतना उसके लिए प्रेशियस हो चुका था। वो अक्सर उस डॉल को लाड प्यार करता था और उससे बातें किया करता था। दिन प्रतिदिन विंग की यह हरकतें और भी ज़्यादा बेइज्जती होती जा रही थी, जिसके कारण विंग के पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था। विंग की मदर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, मगर विंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। इवन जब विंग की मदर ने उस डॉल को फेंकने की बात की, तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अपनी मदर को ही आंखें दिखाने लगा था। विंग के डैड पीछे नहीं रहते और विंग को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं, और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अब तुम कोई बच्चे नहीं रहो जो इस तरह की डॉल से खेल रहे हो। वो तो ऐसा कहकर विंग से वो डॉल लेकर फेंक चुके थे और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कह रहे थे, मगर विंग तुरंत ही उस डॉल को उठा लेता है और अपने कमरे में भाग जाता है और अपने रूम का डोर क्लोज कर देता है। और वहीं विंग के डैड उस पर चिल्ला रहे होते और वो उसे डोर ओपन करने के कह रहे होते हैं, मगर विंग ऐसा नहीं करता। वो अपनी डॉल से कहता है, मुझे माफ़ कर देना बेबी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया।
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कि तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें और मुझसे अलग नहीं कर सकता। वो इसी तरह की भैगी भैगी बातें कर रहा था और स्माइल किया जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ विंग के पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अब तो विंग के डैड पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि विंग 2 दिनों से रूम में ही बंद है। वो लगभग कई बार विंग को बाहर आने को कह चुके हैं, मगर विंग बाहर ही नहीं आता। इसलिए विंग के डैड अब डोर को तोड़ने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है आखिर विंग क्या कर रहा है। उन्हें तो अब डर लग चुका था कहीं विंग ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। और यहाँ हम विंग की हालत देखते हैं। जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था उसे कोई होश नहीं था। और यहाँ विंग के डैड तो लगभग दरवाजे को तोड़ चुके थे और अंदर कर चुके थे। पूरे रूम में बस अंधेरा था और विंग हवा में फ्लोट कर रहा था। ये देखकर तो विंग के डैड हक्के बक्के होकर वहीं डोर पर बैठ जाते हैं। वो बुरी तरह से डर चुके थे और उस रूम से जो डार्क प्रेशर उन्हें फील हो रहा था वो बयान नहीं कर पा रहे थे। वो बुरी तरह से सीवर करने लगे थे। उसी समय रूम से काफ़ी प्रेशर निकलता है और अचानक ही डोर क्लोज हो जाता है। विंग के डैड तो वो भी बहुत बुरी तरह से सहमे हुए थे। विंग की मदर उससे पूछती, हनी यह क्या हुआ? उनकी आंखों में से डर सब झलक रहा था। वो अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। जो कुछ भी उन्होंने अभी देखा वो उनकी समझ से परे था। और यहाँ हम फिर से विंग को देखते हैं जो चिल्लाती हुई कह रही, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे जाने दो, मेरा पीछा करना बंद कर दो, मुझे बख्श दो। और ऐसा कहकर वो अब तेज़ी से दौड़ने लगा था। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, मगर वो पर्सन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। विंग उसे पलट कर देखने के बाद फिर से आगे दौड़ने लगता है, मगर वो ज़्यादा दूर और नहीं दौड़ पाता और गिर जाता है। और वो शख्स बहुत ही शालीनता के साथ विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। व्हाइट कपड़े पहने वाला ये आदमी जब विंग के पास आता है तो विंग घसीटता हुआ पीछे जाने की कोशिश करता है। उस पर्सन की वाइट हेयर हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें जो विंग को देखकर साइन कर रही थी। विंग बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। उस पर्सन को देखकर ही विंग के पसीना छूट रहे थे। वो उठकर भागने की कोशिश कर पाता, इससे पहले उस पर्सन ने उसे दबोच लिया था। विंग रोते हुए छटपटाने लगा था और उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो पर्सन विंग को हर्स करने लगा था, जिसके कारण विंग की बॉडी सीवर करने लगी थी। वो ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा था और ये सब उसके साथ एक विचुअल वर्ल्ड में हो रहा था, जिससे विंग बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इधर विंग के पेरेंट्स विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो अब कई बार डोर को ओपन करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आता वो आखिर किससे मदद मांगे। इसी बीच विंग की मदर को अपनी मदर का कॉल आता है और वो उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताती है। ये सुनने के बाद विंग की मदर कहती है वो किसी को भेज रही है उनकी मदद करने के लिए। और विंग की ग्रैंड मदर ने तो एक तांत्रिक को उनकी हेल्प के लिए भेजा हुआ था। वो तांत्रिक विंग के पेरेंट्स से कहता है वो चिंता ना करे, वो उनकी जितनी हो सके वो हेल्प करेगा। और फिर वो तांत्रिक डोर पर कुछ लिखता है और अपनी पावर के साथ वो उस दरवाजे को खोलने में सक्षम हो चुका था। पूरे रूम में अंधेरा छाया होता। वो तांत्रिक कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करके हुए अंदर जाता है और वहाँ की लाइट ऑन कर देता है और उसने सब तरफ तलिस्मान को बिछा रखा था। विंग के पेरेंट्स भी रूम में आ चुके थे और विंग की मदर तो आगे बढ़कर विंग के पास जाने लगी थी। विंग बेड पर लेटा हुआ था और बहुत ही ठीक और टायर्ड दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ नजर आ रहे थे और वो पूरी तरह से पसीने से भींगा हुआ था। वो पूरी तरह से मैस पड़ा हुआ था। विंग की मदर तो आगे बढ़ रही थी, मगर तभी वो तांत्रिक विंग की मदर को रोकता है, उनसे कहता है अभी उसके करीब जाना सही नहीं रहेगा। और ऐसा कहकर वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अपनी कुछ फॉर्मेशन जैसा एक सेटअप तैयार करता है और बैठ जाता है और कुछ वो मंत्र बोले जा रहा था। कुछ समय बाद ही विंग के पास की डॉल हवा में फ्लोर करने लगती है और उस डॉल की गोल्डन आइज साइन करने लगी थी। विंग के पेरेंट्स तो पूरी तरह से डरे हुए थे, वो एक दूसरे को संभाल रहे थे। वहीं वो तांत्रिक उस खोज से कहने लगता है आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी हरकतों की वजह से वो बच्चा मर जाएगा। वो तांत्रिक उस घोस्ट से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो घोस्ट उसे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। उस तांत्रिक को उस डॉल के पीछे की परछाई नजर आ रही थी और उससे कनेक्शन बनाए रखने के लिए वो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस कर रहा था, पर उस घोस्ट से कोई रिप्लाई ना मिलने की वजह से तांत्रिक को गुस्सा आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये घोस्ट चाहता क्या है। वो दोबारा से उस घोस्ट से पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो? तब जाकर वो घोस्ट रिप्लाई करता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो।
अभी मैं अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो अब तुम मुझे पसंद करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा कहकर तो वो उस तांत्रिक पर अटैक कर देता है। तांत्रिक अपनी पावर की मदद से खुद को बचा लेता है और उससे कहता है, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम इस तरह से किसी बच्चे की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। ऐसा कहकर तो वो तांत्रिक उस घोस्ट पर अटैक करता है, पर शायद उस तांत्रिक के पावर का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा उस तांत्रिक की बनाई हुई फॉर्मेशन खराब हो जाती है और वो डॉल फिर से विंग के करीब चली जाती है। वहीं विंग के पेरेंट्स और तांत्रिक उस रूम से बाहर आ चुके थे। विंग के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उस तांत्रिक से कहते हैं कि उनका बच्चा अब बच भी पाएगा, उस शैतान ने तो उसे छोड़ा ही नहीं। वो तांत्रिक उनसे कहता है, धीरज रखे, मैं आपकी बड़ी मदद करूँगा और आपके बच्चे को कुछ भी होने नहीं दूंगा। इस वक्त उस इवल सोल ने उसे कैप्चर कर रखा है और वो इतनी आसानी से उसे मुक्त नहीं करेगा। इसके लिए हमें कुछ रिचुअल परफॉर्म करने होंगे, तब जाकर उस इवल सोल की परछाई हम उस बच्चे से हटा सकते हैं। मगर इससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, वो डॉल उस बच्चे के बाद कितने समय से थी, उस हिसाब से फिर रिचुअल की विधि बनाऊंगा। ये सुनकर विकी मदर कहती है, कम से कम 2 हफ्ते पहले से ही वो डॉल विंग अपने साथ लेकर आया था। ये सुनने के बाद वो तांत्रिक कहता है, फिर ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अभी भी हमारे पास चांस है, हम आपके बच्चे को बचा सकते हैं, मगर उसके लिए आप लोगों को कुछ करना होगा। पहले तो उन चीज़ों का इंतजाम करो, फिर जाकर हम इसे बचा सकेंगे। ऐसा कहकर वो तांत्रिक उन्हें कुछ बातें समझा रहा होता है जो बात अभी हमें पता ही नहीं जाती, और विंग की सुरक्षा के लिए वो तांत्रिक कुछ करता है जिससे विंग की सोल को प्रोटेक्ट किया जा सके। इधर इस पिक्चर वर्ल्ड में हम विंग को देखते हैं जो अपने होश में आता है। वो खुद को एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे पाता है। उसे काफ़ी पेन महसूस हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। वो खुद के पैरों के बीच अपने फेस को छुपा करके रोने लगा था। उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास और डिप्रेस महसूस कर रहा था। वो तो अपने आंसू को बहाते हुए अपने पेन को बाहर निकाल रहा था। वहीं ट्री में बैठा पर्सन उसे जब ऐसा देखता है तो उसे कहता है, तुमने तो उठते ही रोना शुरू कर दिया, कि तुम्हें सच में इतना पेन होना है, लेकिन मैंने तो तुम्हारी रियल बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, तो तुम्हें पेन कैसे फील हो सकता है। ऐसा कहता हुआ तो फ्लाई करके नीचे उतर चुका था और विंग के सामने आ गया था। विंग तो उसकी वॉइस सुनकर ही सहम चुका था, मगर वो अपनी हिचकी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो पर्सन उसकी तरफ झुकता है और उससे कहता है, ये एक स्पेशल डोमेन है जिसमें तुम जैसा सोचोगे तुम्हें वैसा फील होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ एक खूबसूरत शेल्टर के बारे में सोचूं तो वो यहाँ पैर हो जाएगा। ऐसा कहने के साथ वो पर्सन सामने की तरफ देखता है और सामने से एक बहुत ही सुंदर सा शेल्टर सामने आता है जो किसी का भी मन मोह ले। मगर विंग का दिल इतना बेचैन था जो इस खूबसूरती को एडमायर नहीं कर सकता था। उसका तो दिल बैठा हुआ था और वो अपने सिर झुकाए रखता है। तभी वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और एक चुटकी बजाता है, जिसके पास से विंग को एक नया अपीयरेंस मिल जाता है। उसके हेयर भी लॉन्ग हो चुके थे और उसकी ड्रेस भी चेंज हो चुकी थी। तब वो पर्सन विंग की तरफ आगे बढ़कर उसके हेयर को संवारते हुए कहता है, मुझे तुम इस तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हो। ऐसा कहकर वो उसे अपने गोद में घेरी कर लेता है। विंग कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और वो पर्सन उसे उस शेल्टर में ले जाता है। सामने टेबल और टी का इंतजाम भी हो चुका था। वो पर्सन विंग को गोद में ही लेकर बैठ जाता है और विंग के बालों से खेलता हुआ कहता है, भाई बनी, आखिर तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? मुझे तुम इस तरह से अच्छे नहीं लगते, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? ऐसा कहते हुए तो उसकी कमर पर अपने हाथ फैलाया जा रहा था। विंग को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ था और वो बस एक डॉल की तरह उस पर्सन की बाहों में था। वो पर्सन खुद के लिए टी पोट करता है और वो अपनी टी पीता है और फिर वो विंग को भी टी पीने को कहता है। विंग ना चाहते हुए भी उसके हाथों से टी कप को ले लेता है और टी पी जाता है और वो बस उस पर्सन की आंखों में देख रहा होता है, उसकी ब्लड जैसी रेड आइज। उसे देखकर ही विंग का दिल दहल चुका था। वो देखने में वो पर्सन वैसे तो हैंडसम है, मगर बहुत ही स्कैरी है, बहुत बुरा है। उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है जिसे वो भूल नहीं सकता और इसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। विंग मन ही मन उस पर्सन को कोस रहा था। वहीं वो पर्सन तो विंग को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर एक स्मग करता है और क्विक विंग के लिप्स में किस कर लेता है, जिसकी वजह से विंग तो हड़बड़ा जाता है और वो अपना फेस जल्दी से टर्न करता है और उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रहा था, मगर उस पर्सन के हाथ उसकी बेली पर कसे हुए थे। विंग बहुत बुरी तरह से सहम गया था।
कहीं ये पर्सन उसके साथ फिर से ऐसी वैसी हरकत करना शुरू ना करते। वो पूरी तरह से घबरा चुका था। वहीं वो पर्सन विंग को अपने सीने से लगा कर कहता है, माय बनी, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? इतने साल बाद मैं तुमसे मिला हूँ, चलो मुझे प्यार तो करने दो तुमसे। ऐसा कहकर तो वो विंग के ईयर्स पर लिख करता है, साथ में उसके चिक्स को पकड़कर उसे पिंच कर रहा होता है। विंग टलते हुए अपने सर्वाइवर गप कर कहता है, मुझे अब जाने दो, मुझे मॉम के पास जाना है। वो तो ऐसे कहकर ट्राई करने लगा था और उसे जाने देने के लिए वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था। तो वो पर्सन विंग को फ्रंट से अपनी साइड करता है और उसे कहता है, ऐसा लगता है तुम अपनी मॉम को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हो, जो तुम उसके लिए रो रहे हो कि इतने सालों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तुमने कभी मुझे मिस नहीं किया, बल्कि मुझे भूल चुके हो, मगर मैं इन 1000 सालों में भी तुम्हें भुला नहीं पाया और तुम्हारा इंतज़ार किया, और अब जाकर तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। मैंने जो गलती की थी मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है, अब और नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर तो वो विंग के फेस को अपने दोनों हथेलियों में ले चुका था। विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। वो तो ऐसा कहकर जोर जोर से मॉम डैड कहता हुआ रोने लगा था। इससे तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मगर ये सुनने के बाद तो विंग और जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर वो पर्सन अपने कान बंद कर लेता है और विंग से कहता है, तुम्हें जितना भी रोना चिल्लाना है चिल्लाओ, मगर तुम्हारी मॉम यहाँ तो तुम्हें चुप कराने के लिए नहीं आने वाली, इसलिए बेहतर होगा तुम खुद अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि मेरे मुंह बंद कराने का तरीका बहुत ही कैजुअल है, जो तुम्हें शायद पसंद नहीं है। विंग जो अपना गला फाड़ करके थक चुका था, वो बस अब सिसकियाँ ले रहा था। अब उसे थोड़ा शांत होते देखकर वो पर्सन विंग के फेस को साफ करता है और उसकी चिक्स को पुल करता हुआ कहता है, ओह तुम बहुत ही एनोइंग हो, मगर फिर भी तुम मुझे पसंद हो। ऐसा कहने के बाद वो विंग के पूरे फेस में किस करता है। विंग तो बस उसे देखते ही रह गया था। वो पर्सन सामने की टेबल पे अपने हाथ फिराता है और वहाँ खाने के लिए काफ़ी सारी डिशेस आ जाती हैं और वो विंग से कहता है, चलो कुछ खा लेते हैं। ऐसा कहकर तो वो विंग को खिलाने की कोशिश कर रहा था। विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और बिना किसी नाटक के वो तो उसके साथ खाने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गया है, मगर वो पहले के मुकाबले काफ़ी शांत हो चुका था और अब तक उसे इस पर्सन की बातें समझ आ चुकी थी। ये पर्सन उसे प्यार करने लगा है और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। अब विंग को इस बात का दुख हो रहा था, आखिर वो इतना प्यारा क्यों है जो ये पर्सन उससे प्यार कर बैठा है। और इस थॉट के साथ अपसेट हुआ वो अपने खाना फिनिश करता है। वैसे वो पर्सन उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा है और उसके साथ काफ़ी जेंटली होने का ट्राई कर रहा है, पर फिर भी ये जो भी है बहुत बुरा है। विंग अपने मन में उस पर्सन को भरा बुरा बोल रहा था, पर तभी वो पर्सन से कहता है, अब जबकि तुम्हारा मुझे कर्ज करना हो गया हो तो मुझे ये बताओ, क्या तुम सोना चाहते हो? ये सुनने के बाद विंग उसे हाँ करके देखने लगता है। इसे किसे पता मैं इसे कर्ज कर रहा था, वो अपने मन में सोचता है। इतने में फिर से वो पर्सन कहता है, तुम्हारे चेहरे पर ये लिखा है। ये सुनकर विंग अपने फेस को टच करने लगता है और इस तरह से विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। यह वांग जी का तो दिल भर आया था। वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था और वो उसे गोद में कैरी करता है और अचानक ही उसके सामने बेड अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद विंग कहता है, मुझे अभी सोना नहीं है और वैसे भी अभी तो दिन है और मैं इस वक्त नहीं सोना चाहता। ये सुनने के बाद वांग जी से कहते हैं, तो ठीक है, मैं माहौल बना देता हूँ। ऐसा कहकर तो वो दिन से रात कर चुका था और अब विंग अपने बेड पर से ही आसमान में सितारे देख सकता था। वो बहुत खामोशी के साथ उन टिमटिमाते तारों को देख रहा था। तभी उसके कानों में बेहद ही मधुर संगीत की धुन गूंजती है, जिसे लांगफंग जी अपने कोचिंग से प्ले कर रहा था। विंग को तो उसकी धुन काफी काम महसूस करा रही थी और वो तो बहुत रिलैक्स हो चुका था और वो बस वांग जी की तरफ भी देखे जा रहा था। उसकी ये साइड देखकर तो विंग को उससे लगाव महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता वो आखिर ऐसा महसूस क्यों कर रहा था, पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसके लिए एक अजीब सा ही ड्रीम था, जिसमें वो फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा था, जिसमें वो खुद को सिर्फ वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ पा रहा था। जहाँ वो कभी वांग जी के साथ लव मेकिंग करता तो कभी उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। वही वांग जी इन सब की वजह से काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था और उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि विंग फेयरलेस होकर बात कर रहा था और लैंसन विंग के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था।
वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करने में इतना मगन हो चुका था, वो रियल वर्ल्ड के बारे में भूल चुका था। वहाँ क्या चल रहा है उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। रियल वर्ल्ड में तो तांत्रिक ने उसे विंग से अलग करने के लिए सारे रिचुअल की तैयारी कर ली थी। वो वांगजी का साया विंग के ऊपर से हटाने के लिए उसे येलिंग ले जाता है। विंग की बॉडी जो बिल्कुल बेजान से थी, उसे एहसास ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। उसे रेड रोब से कवर कर दिया जाता है और वहाँ एक 10 साल की बच्ची भी थी जिसे रेड रोब पहनाए गए थे और वो भी बेहोश थी। उन दोनों को साथ में लिटा दिया जाता है। उन दोनों के हाथों में रेड रिबन बांधे जाते हैं और वो तांत्रिक सारी फॉर्मेशन सेटअप कर रहा होता है। तभी विंग की मदर उससे कहती है, अब पूरी तरह से श्योर है ना इन सारे रिचुअल में इस बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर तांत्रिक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये रिचुअल के बारे में सोचा है ताकि किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना हो और आपका बेटा भी बच जाए। वो सभी विंग को बचाने के लिए उस लड़की की मैरिज उससे घर आ रहे होते हैं क्योंकि उस लड़की की लाइफ फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में इनकी मैरिज होती है तो उन दोनों के ग्रह नक्षत्र एक हो जाएंगे और इससे विंग को मदद मिलेगी और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए वो तांत्रिक सबसे पहले तो उनकी मैरिज रिचुअल कंप्लीट करता है। उन दोनों के हाथों में रेड रिबन बांध दिए जाते हैं और वो तांत्रिक कुछ स्पेल भी पढ़ रहा था। इन सब के साथ जब उनकी मैरिज हो जाती है तो तांत्रिक आगे की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिस प्रक्रिया के दौरान हम देख सकते हैं विंग और वो लड़की काफ़ी तकलीफ में होते हैं। अपने सेंस में ना होने के बावजूद वो पूरी तरह से अपने हाथों पैरों को हिलाए जा रहे थे। विंग की तो पूरी बॉडी से ब्लैकनेस से दिख रही थी। विंग की मदद तो विंग के दर्द को देखकर रोने लगी थी और वो उनके पास जाना चाहती थी, मगर उस तांत्रिक के कुछ साथी विंग के पेरेंट्स को वहीं रोक चुके थे और वहाँ आगे बढ़ने से मना करते हैं। और यहाँ ये तांत्रिक अपनी अजीबोगरीब प्रक्रिया शुरू कर चुका था। यहाँ अपनी स्पेशल डोमेन में लांग वांगजी विंग को अपने गोद में बैठाकर उसे गुचिंग प्ले करना सिखा रहा था और विंग भी काफी खुश नजर आ रहा था और वो अपने हाथ इंस्ट्रूमेंट पर फहराया जा रहा था। वांगजी उसकी स्किल देखकर कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो ये धुन बहुत जल्दी ही सीख ली। ऐसा कहकर तो उसने विंग के चिक्स में किस किया था। विंग उससे कहता है, वांगजी का, तो क्या आप मुझे कोई नई धुन बजाना सिखाएंगे? वांगजी स्माइल के साथ एक शब्द में मैं अपने जवाब देता है। विंग इंस्ट्रूमेंट बजाना छोड़कर वांगजी से कहता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तो वो वांगजी की गोद से उठकर वहाँ से जाने लगा था, पर तभी वहाँ बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है। विंग थोड़ा डर गया था और वो आसमान की तरफ देख रहा था। वांगजी भी विंग के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम परेशान मत हो, ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर तो वो डिसअपेयर हो गया था, जिससे विंग काफ़ी परेशान होता है क्योंकि लायंसन ने पहली बार उसे एक पल के लिए अकेला छोड़ा था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। इधर वांगजी को यह बात समझ आ गई थी उस तांत्रिक ने कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल डिमेंड कमजोर हो रही थी, तो वो उस तांत्रिक को सबक सिखाने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उस तांत्रिक ने अपने आसपास सुरक्षा कवच बना रखा था, जिसके कारण वांगजी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। या वांगजी की सोल उस डॉल में थी तो वो फ्लो करने लगती है और वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में था, तो उस डॉल की आइज से रेड कलर में साइन कर रही होती है। आसपास का माहौल काफी डरावना हो चुका था, बहुत तेज हवा चलने लगी थी, मगर वो तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ना कंटिन्यू रखता है, जिससे वांगजी को तकलीफ होने लगी थी और उस तांत्रिक ने जो उसके लिए जाल बिछाए थे वो उसमें फंस जाता है। वो तांत्रिक डॉल को अपनी फॉर्मेशन में कैप्चर देखकर काफ़ी खुश होता है और दूसरे मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ विंग जो काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि स्पेशल ट्रेन कोलैप्स करने लगी थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, वो बस इधर उधर देखे जा रहा था। उसके हाथों में अचानक से एक छोटी सी नाइफ आ जाती है। विंग तो बस इसी चीज़ से शॉक्ड था। इतने में उसे अपने कानों में कुछ धुन सुनाई देने लगती है, जिसे विंग सिर्फ खड़ा होकर बस सुने जा रहा था। वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसकी एक कलाई में रेड रिबन बंधी हुई थी, तो दूसरे हाथ में उसने नाइफ पकड़ रखा था। वो सामने की तरफ देखता है तो वो लांग वांगजी को तड़पता हुआ पाता है और उसे इतनी तकलीफ में देखकर विंग का तो दिल बेचैन हो जाता है। इतना टाइम लांग वांगजी के साथ स्पेंड करने की वजह से उसके दिल में उसके लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था और उसकी तकलीफ में देखकर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। पर उसके कानों में तो बस एक ही साउंड आ रही थी, उसे मार डालो। जिस साउंड को सुनकर विंग परेशान हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसने उस साउंड की ही बात मानी और लांग वांगजी पर उसने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से लांग वांगजी वहाँ से डिसअपेयर होना शुरू कर देता है और वो विंग से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? विंग तो कुछ बोल नहीं पाता, उसके हाथ से उसकी नाइफ छूट जाती है। उसकी आंखों में तो आंसू झलक उठे थे और पीछे हटकर
उससे कहने लगता है आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैं नहीं चाहता, मुझसे ये कैसे हो गया। विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। लांगवा जी तब उससे कहता है विंग तुम डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस मैं एक गहरी नींद में चला जाऊंगा, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो विंग। ऐसा कहता हुआ तो वांग जी उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था और विंग की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा जाता है। और फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी माँ के बाहों में था। वो अपनी मदर को कहता है मॉम। विंग की मदर उसकी फेस को टच करती हुई कहती है थैंक गॉड विंग, तुम्हें होश आ गया, हम तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा परेशान थे, पिछले एक हफ्ते से तुम्हें होश नहीं आया था, तुम पर एक बुरा साया था, मगर अब वो साया हट चुका है। विंग तो अपनी मदर की बात सुनकर कंफ्यूज था, तो विंग की मदर उससे बताने लगती है उसे ठीक करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। विंग शॉक्ड होता है, वो अब तक जिस पर्सन के साथ था वो असल में एक घोस्ट है जिसने उसकी ही ड्रीम में उसे कैद कर रखा था। उसे तो इन सब पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, मगर जबकि उसने ये फील किया है, उसकी मदर कह रही है तो वो कैसे इसे डिनाई करे। उसके लिए तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी और उसकी समझ से बाहर नहीं थी। वो बस अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहा था। उसके पेरेंट्स जो उसको विधि बोल रहे थे वो विंग कर रहा था, क्योंकि उसे उस घोष से पूरी तरह से छुटकारा पाना था। पर उसके दिमाग में अभी भी वांग जी की बातें याद आ रही थी जो उसने कहा था उसे खुद से दूर मत करना। ये सोचकर ही विंग के हाथ कांपने लगते हैं। वो वांग जी को खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था, मगर उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है जिन्होंने कहा था वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश करेगा, तुम्हें उसकी बात नहीं माननी है और उस घोष से खुद को दूर कर देना है। विंग अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए पूरी तरह से रेडी हो चुका था वांग जी को खुद से दूर करने के लिए। इवन तांत्रिक ने जो कहा था वैसा ही करता है और डॉल को फायर फर्नेस में डाल देता है। अब विधि पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी और विंग वहाँ से जाने लगा था, मगर उसे फायर फर्नेस से अब लैंसर की धरती की कराने की आवाज़ आने लगती है। विंग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो पीछे पलटने वाला था, मगर वो तांत्रिक विंग को ऐसा करने नहीं देता और उसे कहता है पलट के मत देखना और यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वो उसे आगे भेज देता है। इतना सुनते ही विंग आगे बढ़ जाता है, मगर उसके दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता उसे इतना बुरा क्यों फील हो रहा था। वो तो एक घोस्ट है, एक शैतान है जिसने उसे पकड़ रखा था, जिसने उसे इतनी तकलीफ दी, तो फिर क्यों विंग उसके लिए बुरा फील कर रहा है। विंग अपने फीलिंग में उलझा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार वो पलट जाता है, जो कि उसे नहीं करना था उसे। तब वांग जी के पास ही नजर आती है जो उसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता था, तो फिर तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? कि तुम्हें एहसास है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? ये सुनकर विंग कहता है पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? तुम चले जाओ मेरी लाइफ से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम एक घोस्ट हो और अब तुम मुझे दोबारा पसंद मत करना। ये सुनकर वांग जी हल्की स्माइल के साथ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है? मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इस पर विंग थोड़ा गुस्से से कहता है मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता, तुम एक घोस्ट हो, अगर तुम इंसान भी होते मैं तुम्हें तब भी नहीं चाहता, क्योंकि असल में तुम एक शैतान हो और मैं एक शैतान को नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो भागकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी आसमान की तरफ देखता है और कहता है मैं जानता था तुम इतनी आसानी से मुझे अपनाने वाली नहीं हो, क्योंकि मैं एक शैतान हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर एक डिप साय करता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों का रंग गोल्डन हो चुका था और उसकी वाइट हेयर जो ब्लैक हो चुके थे वो बिल्कुल साधारण से लग रहा था। वो विंग को जाते हुए देखकर कहता है तुम इस लाइफ में मुझे नहीं चाहते तो इस लाइफ का अंत हो जाना चाहिए। मैंने अब तक अपनी लाइफ बस इसलिए बचा रखी थी ताकि मैं तुम्हें देख लूँ। मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो अब ये मेरे जाने का समय हो चुका है। ऐसा कहकर तो वो फॉग बनकर वहाँ से फिर से गायब हो चुका था। और इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहाँ एंड होता है। बेसिकली इस स्टोरी में आपको रीबॉर्न स्टोरी आगे देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड गुड बाय।